अपना सेशन जो है दोबारा लेके आए हैं 26 Jan 2021 का। दिस इज मी निशांत। ठीक है, सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले सर मैं आप सभी को जो है 72nd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ठीक है, बाकी जो हमने आज दिल्ली में विटनेस किया उसके बारे में बात करूंगा। देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट आज का सेशन जो है वो छोटा होने वाला है। ठीक है, तो हम पहले शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूज जो है मैं सीधे आपकी डायरेक्ट न्यूज पे आऊंगा। न्यूज क्या है आप भी जानते थे सर। 26 जैन को एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन करवाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ सर, उसमें क्या हुआ, एक प्रपोज्ड प्लान था और प्री डेजिग्नेटेड रूट थे। ठीक है, प्रपोज्ड प्लान था, प्री डेजिग्नेटेड रूट थे। ठीक है, और हमारे को जो था फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन से जो थे आश्वासन मिला था हमारी पुलिस को या हमारी गवर्नमेंट को कि वायलेंस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सर क्या हुआ वो आप लोगों ने भी देखा। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे मैं एक मैराथन सेशन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक फोटो है सर, एक फोटो में आपको दिखाऊंगा जो पूरी की पूरी चीज जो है वो बयां कर देती है। ठीक है, एज एन इंडियन चाहे कुछ भी हो रहा हो यार, चाहे कुछ भी हो रहा हो देश में, कितने भी लॉ आ जाए, लेकिन लॉ से कितने भी कानून पास हो जाए, लेकिन लॉ से ऊपर तो कोई नहीं है ना। और ऐसा दिन आप प्रोटेस्ट करते हैं जिस दिन पूरे देश की, पूरे विश्व की नजरें हम पे होती हैं, तो देखिए कुछ चीज सोचने लायक है। ठीक है, अब एक फोटो में आपको दिखाता हूँ सर, एक मिनट दीजिएगा आप। एक फोटो में आपको दिखाता हूँ। ये फोटो जो है ये बहुत कुछ बयां कर देती है अपने आप में। ये देखिए, इस फोटो ने हर चीज बयां कर दी है। इंडिया टुडे से ये फोटो ली है मैंने। ठीक है, आप ये फोटो देखिए, ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है सर, समझ रहे हैं। ये रेड फोर्ट है जहां पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को खड़े होकर स्पीच देते हैं। वहां पर जो है जो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फार्म लॉ को रिपील करने की बात कर रही हैं, उन्होंने जो है वादा किया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ठीक है सर, इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर प्रोटेस्ट होता है तो पीसफुल रखना बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी जो ये फोटो बयां कर रही है सर, ये बहुत कुछ बयां कर रही है सर। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, सिंस I, being a member of the armed forces, I really don't like this photos. I don't really like this photo। और इसके ऊपर एक मैराथन सेशन में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बाकी ये फोटो बहुत कुछ बयां कर रही है सर, मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सर। इस फोटो ने बहुत कुछ बयां कर दिया है पूरी इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेट में ये फोटो हर जगह है, इसको लोग देख रहे हैं सर। और ये इस तरह से हमारे देश की बहुत ही बुरी इमेज जो है सामने जो है प्रतीत करता है, और ये वाकई में सोचने का सब्जेक्ट है। आप ट्विटर खोलिए सर, आज आप में से जो भी ट्विटर यूज करते हैं आप ट्विटर खोलिए, रिस्पेक्टिव कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो। शशि थरूर जी ने जो कांग्रेस के हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के हैं, आईटी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि ये सर टॉलरेबल नहीं है सर, ये टॉलरेबल नहीं है। और दिल्ली पुलिस के हमारे कितने जवान जो है वो शहीद, वो आज उनको जो है बेसिकली चोटें भी आई है सर क्लैशेस में। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सेशन लेके आऊंगा सर। बाकी इस न्यूज में था क्या मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है, एक सर ये इकोनॉमिक्स की न्यूज है। ठीक है, इसमें क्या कहा है ना, इसमें बेसिकली ये कहा है, इस न्यूज की पहले मैं बात कर लेता हूँ, इस न्यूज में कहा क्या है, एक मिनट दीजिएगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम एक और चीज बोलते हैं, हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब हम जो है एकदम सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर टाइप के। ठीक है, अब बजट आने वाला है सर। ठीक है, बजट आने वाला है। देखिए, ये जो सब जो बता रहा हूं मैं, जो न्यूज आपकी ये है, ये कस्टम ड्यूटी को लेकर जो न्यूज है, ये सिर्फ अभी एक अंदाजा है सर, क्योंकि जब तक बजट ऑफिशियल नहीं आएगा तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में क्या कहा गया है ना, मैं ये आपको बता देता हूं। ये कहा गया कि कुछ आइटम्स में हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी सीडी वो कम कर देंगे, जो कि बेसिकली कौन से आइटम होंगे, रॉ मटेरियल। ठीक है, और कुछ आइटम्स में हम क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी जो है बढ़ा देंगे, वो क्या होंगे, फिनिश गुड। कुछ समझ में आ रहा है सर, ये जो बैलेंस है ये समझ में आया आपको, नहीं आया, पहले ये बताइए। कस्टम ड्यूटी हम कम करेंगे किसमें, रॉ मटेरियल्स में। अब सर वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट में ट्वीक कस्टम ड्यूटी इन बजट नेक्स्ट वीक ऑन सिविल गुड्स इंक्लूडिंग फर्नीचर रॉ मटेरियल, कॉपर स्क्रैप, सर्टेन केमिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, रबर प्रोडक्ट्स,
टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। बेसिकली ये रॉ मटेरियल है, अगर इनके इंपोर्ट में हम जो है कस्टम ड्यूटी कम लगाते हैं तो हमारी कंपनी को सस्ता रॉ मटेरियल जो है मुहैया हो सकता है, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ सकती है और हमारे एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर। आई गेट, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, सिंपल है। अगर रॉ मटेरियल सस्ता होगा, अगर ये सस्ता होगा या चीप होगा, तो इससे क्या होगा ना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो भी चीप होगी, और वो चीप होगी तो क्या होगा, वो कंपीट कर पाएगी। ठीक है, और क्या होगी, ग्रो करेगी। बेसिकली सिंपल है, ग्रो करेगी तो एक्सपोर्ट होगी, क्योंकि जब चीप होगी तो हम उसको बाहर बेचेंगे तो हमारा सामान सस्ता होगा, तो बाहर की मार्केटों में भी ये जो है अपनी कॉम्पिटिटिवनेस साबित कर पाएगी। ये तो हो गया सर रॉ मटेरियल को लेकर। फिनिश गुड्स, बहुत सारे फिनिश गुड्स है सर, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, ये जो फिनिश गुड्स है इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है कस्टम ड्यूटी को हम इंक्रीज करेंगे। फिनिश गुड्स में हम कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करेंगे, जिससे कि फिनिश गुड्स नहीं, इंडिया जो है रॉ मटेरियल में ड्यूटी कम है तो इंडिया बनाएगा फिनिश गुड्स और देन वो एक्सपोर्ट करेगा। फिनिश गुड्स में ये आकांक्षाएं हैं कि हम जो कस्टम ड्यूटी है उसे बढ़ा देंगे, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है फायदा होगा। ठीक है, चलिए ये न्यूज आई गेस अपने हमने जो है ये इस न्यूज को हमने देख लिया है सर। मैं पहले आपसे बोल रहा हूं सर, आज सेशन थोड़ा छोटा होगा, टाइम की थोड़ी हमारे पास कमी है, आज सेशन छोटा होगा, बट न्यूज कोई भी नहीं छोड़ेगी, मैं आपको पूरी न्यूज का एक ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। इनका नाम तो सर कौन नहीं जानता, जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं वो उनका नाम पक्का जानते होंगे, कर्नल बी संतोष बाबू। ठीक है, ये जो वीर हैं, ये बेसिकली कह सकते हैं इनको वीर कहेंगे हम हिंदी में, जो वीर है ये बेसिकली इनको वीर गति प्राप्त हुई थी जब अराउंड वॉयलेंट क्लैश हुआ था, कहां पर सर, चाइनीज ट्रूप के साथ इंडिया का, कहां पर, जून में। अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं न्यूज को जानते हैं कि क्या हुआ जब ये ऑपरेशन था स्नो लेपर्ड, ये याद रखिएगा, जिसमें कि इनकी जान गई, इनके अलावा 19 और लोगों की जान गई जब वो चाइनीज ट्रूप के साथ जून में लड़ाई हो गई थी इनकी। ठीक है, ऑन बॉर्डर लड़ाई हुई थी सर, और बेसिकली गन से नहीं हुई थी सर, और ये कहा गया था कि चाइनीज जो सेना है बिल्कुल प्रिपेयर आई थी, उनके हाथ में जो थे हथियार थे, जो कि बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि एडवांटेड हथियार थे सर, जिसमें उन्होंने तार लपेटे हुए थे। तो ऐसे लाइक ऐसा कहा गया था, एक मतलब कह सकते हैं बात ये आई थी कि उनके ऑलरेडी तैयार होकर आए थे, दे वर वेरी मच रेडी टू फाइट। ठीक है, गन्स का यूज नहीं था, जो था आपका ये मैन हैंडलिंग की लड़ाई थी, प्लस जो नॉर्मल जो हमारे हथियार होते हैं उनसे लड़ाई की गई थी। ठीक है, तो ही इज अ ग्रेट मैन हु लेड हिज सोल फॉर द कंट्री, राइट। तो इनको याद करना आज बनता है। इसके अलावा इन्हें आज जो है गलवान हीरो का उपाधि जो हम इन्हें कहते हैं, उसके अलावा इनको मिला है महावीर चक्र। अब सर, अब मुद्दा ये आता है, अब क्वेश्चन ये आएगा यूपीएससी में अगर पूछेगा यहां से, तो क्वेश्चन ये आएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया में कौन सा होता है वॉर टाइम का? वो है परमवीर चक्र। वो कौन सा है सर? वो है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ठीक है, दूसरा जो है वो है महावीर चक्र, महावीर चक्र जो हम देख रहे हैं सर। ठीक है, जो किसको मिला है? कर्नल, कॉलोनल, कोलोनल वैसे कहते हैं सर, बट आई से कर्नल, कर्नल बी संतोष बाबू को। ठीक है, एंड तीसरा जो अवार्ड होता है वो होता है वीर चक्र। ठीक है, जो तीन जो है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वॉर में, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ये सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसके अलावा सर एक वर्ड आपको यहाँ पर जो आपके कभी काम आएगा वो है पोस्टुमसली, पोस्टुमसली। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है सर, तो जो जानते हैं तो आप ये POSTHUMOUSLY, पोस्टुमसली, पोस्टुमसली जो है ये जब मिलता है जब कोई ऑलरेडी जो है सेक्रीफाइस दे चुका होता है, समझ ले, मतलब किसी के मरने के बाद अगर उससे कोई अवार्ड मिले तो वो बोलते हैं पोस्टुमसली। ठीक है, पोस्टुमसली, ठीक है, ये बोलते हैं सर इसे। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड आपके काम का आएगा। प्लस ये याद रखिए, कर्नल बी संतोष बाबू जी को जो है हमारा जो हमारे गलवान के हीरो थे, उन्हें महावीर चक्र का ऑनर मिला हुआ है, और इन जैसे लोगों के कारण ही सर आज हम जो है सेफ्टी में सो रहे हैं सर। तो इनको याद करना आज जो है बिल्कुल बनता है सर, क्योंकि इन्होंने जो है सुप्रीम सेक्रीफाइस दी है, कहां पर, जब क्लैश हुई थी चाइनीज सोल्जर के साथ में, कहां पर, गलवान के आसपास में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ये सर एक स्टडी आई है। ठीक है, ये स्टडी आई है, ये स्टडी बहुत अच्छी है, ये स्टडी को देखिएगा सर, ये स्टडी मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बिलियनर जो थे ना सर, मतलब मानिए कि इन शॉर्ट जो बिलियनर थे, ठीक है, मतलब मैं इसको छोटा करता हूं, जो बिलियनर है, ठीक है, जो बिलियनर है उनकी वेल्थ जो है ना 35% बढ़ गई। समझ रहे हैं? किस पीरियड में? लॉकडाउन के पीरियड में। समझ रहे हैं?
लॉकडाउन के पीरियड में अराउंड 35% होगी जो है इनकम बढ़ गई। आप मानिए, मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूं, जो इस आर्टिकल में लिखा है मैं उसके हिसाब से ही कह रहा हूं। जो मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी, एम ए लिख देता हूं सर मैं, जो मुकेश अंबानी जी हैं, जो एशिया के रिचेस्ट मैन हैं, उन्होंने उस टाइम ₹90 करोड़ पर आर कमाया था। आप समझ सकते हैं सर इस बात को। नो डाउट वो उनकी मेहनत है, उन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा है और बहुत मेहनत की है, तभी वो इस पोजीशन पर आए हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट मैं सीधे स्टडी की बात कर रहा हूँ। स्टडी ये कहती है सर, स्टडी ये कहती है कि मुकेश अंबानी जी ने 90 करोड़ रुपीज एनआर कमाए थे किसमें, पेंडेमिक में। और वहीं इसके विपरीत 24% जो पीपल है हमारे कंट्री के, वो पता है कितने रुपए कमा रहे थे आपके, 3000 पर मंथ। देखिए सर, इस आर्टिकल का जो है आप कह सकते हैं कि ये बायसनेस के ऊपर भी है, या ये बेसिकली बात करता है सोशलिज्म की। ये आर्टिकल बेसिकली सर बताऊं मैं आपको तो सोशलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ले जाऊं, क्योंकि ये पता क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वेल्थ टैक्स की, ठीक है। ये सर क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वेल्थ टैक्स की, ठीक है। और ये बात कर रहा है वन टाइम कोविड सेस की, जो किस पे मिलेगा, वेल्थ टैक्स की या वन टाइम कोविड सेस की, जो हम किस पे लगा सकते हैं, जो हम लगा सकते हैं बिलियनियर्स में या रिच पीपल में। समझ रहा है, तो ये बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो कुछ नहीं है सर, इन शॉर्ट इस आर्टिकल का मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। बेसिकली ये कहा जा रहा है, इस आर्टिकल को शॉर्ट में मैं आपसे बता देता हूँ, जो मेरे भाई पढ़ना चाहेंगे वो हिंदू से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें हार्ड फॉर्मूल, सिर्फ इससे ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन के एक आंकड़े सामने आए थे, एक रिसर्च सामने आया जो कि ऑक्सफैम ने किया है। ऑक्सफैम ने ये कहा है यार, लॉकडाउन में जबकि पूरी इकोनॉमी शट पड़ी हुई थी, उस टाइम जो हमारे बिलियनियर थे उनकी जो इनकम थी उसमें 35% प्रॉफिट हुआ। समझिए, अगर ये कुछ हमारे जो बिलियनर्स हैं, अगर इनके जो है कुछ गरीबों को चेक भी बांटते ना सर, तो इनकी जो है इनकम में कुछ फर्क नहीं आता। देखिए एक आंकड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा लिखा हुआ है, द राइज इन फॉर्च्यून्स ऑफ द टॉप 100 बिलियनियर, द राइज इन फॉर्च्यून्स ऑफ द टॉप 100 बिलियनियर्स इज इनफ टू गिव एवरीवन of the 138 million poorest Indian people a check of 94,000 अप्रोक्सीमेट। समझ रहे, मतलब जो 100 बिलियनर्स हैं, ठीक है, वो बहुत है सर, वो बहुत है। अगर वो बहुत है, वो मतलब बहुत है चेक देने के लिए 138 मिलियन पुअरेस्ट पीपल को 94,000 के आसपास का, जिनसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे, तो बेसिकली बात इसी कर रहा है, ये बात कर रहा है इक्विटेबल रिसोर्सेज की, या ये बात कर रहा है समानता की। ये आर्टिकल बेसिकली ये जो है स्टडी है, ये बात कर रही है समानता की। तो सर ये आंकड़े हमें नहीं पढ़ने, हमें सिंपल क्या है, हमने ये जाना है कि जो बिलियनियर है उनकी जो इनकम है लॉकडाउन में जो है वो बढ़ गई थी और 35% बढ़ी है। और स्पेशली एग्जांपल दिया है मुकेश अंबानी जी का, जिनकी जो इनकम थी पर आवर 90 रुपीज पर करोड़ थी। वह 24% फैमिलीज हमारे इंडिया में ऐसी थी जो 3000 पर मंथ कमाती है सर। समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है सर इनकम का, कितना डिफरेंस है इनकम का। तो सोल्यूशन इसमें ये था कि हम लोग जो है वेल्थ टैक्स हमें लगाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें वन टाइम कोविड सेस लगाना चाहिए, हमें वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, और हमें वन टाइम कोविड सेस जो है वो लगाना चाहिए जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। और सब पता है क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टिमेट अ वेल्थ टैक्स ऑन द नेशंस 954 रिचेस्ट फैमिलीज। समझिए सर कितनी बड़ी बात कर रहा है। अगर हम वेल्थ टैक्स लगाते हैं ऑन द, हमारे पूरे देश में जो 954 रिचेस्ट फैमिलीज है, अगर उनको उनको हम वेल्थ टैक्स लगाते हैं ना सर, तो समझते हैं कितना होता है वो, 1% होता है सर जीडीपी का। माय गॉड, जो मेरे भाई इकोनॉमिक्स से वाकिफ करते हैं, हमारी जीडीपी सर कितनी है बताइए सर, हमारी जीडीपी कितनी है, अराउंड 3 ट्रिलियन मान लेते हैं सर, उसका 1% निकाल लीजिए सर। मतलब मान लीजिए हमारी जीडीपी है 3000 जो है बिलियन, हमारी जीडीपी यही तो है सर। 1 ट्रिलियन में सर कितना बिलियन होता है सर, 1000 बिलियन होता है, ठीक है। तो अराउंड 3 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है, 3 ट्रिलियन का 1% निकाल लीजिए सर, उतना टैक्स जो है वेल्थ टैक्स और वन टाइम कोविड से हम लगाएंगे इन फैमिलीज पे जो कि रिच है, अराउंड 100,000 मान लेते हैं, 1000 रिच फैमिलीज पर अगर हम वेल्थ टैक्स लगाते हैं और वन टाइम कोविड सेस लगाते हैं, तो अराउंड 1% जीडीपी का पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो अपने आप में सर बहुत ही बड़ी बात कह रहा है ये आर्टिकल, ठीक है। अभी सर इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो सही है, अच्छी बात कही है, सोशलिज्म की बात कही है। और बाकी में सर आप देख ही रहे हैं सर कोविड में क्या हुआ है, अमीर जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, अमीर जो है वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह कोप कर रहा है, वेरिन लाइक जो गरीब है उसे सबसे ज्यादा अफेक्ट जो है गरीब ही हुआ है सर, और ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मैं नया नहीं बता रहा हूँ सर, ठीक है। आगे आते हैं सर। अभी आपका जो था हमारा क्या था, हमारा जो अभी ये सर ये आर्टिकल मैं छोड़ता हूँ फिलहाल, ये आर्टिकल, ठीक है।
ये देख लेते हैं सर एक बार आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल किस चीज की बात कर रहा है सर, बिडेन टू साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू बूस्ट अमेरिकन बाई रूल्स। ठीक है, अब समझिए सर, आप पहले दिन आप पहले दिन ऑफिस में आए, आपने बहुत चीजें साइन की, आपने क्लाइमेट चेंज साइन किया, जैसे आपने इलीगल जो माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स थे बेसिकली, उनको 8 ईयर का सिटीजनशिप बताया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपने कहा, आपने ट्रेवल जो था आपका बैन जो था मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज से, जो आपका ट्रेवल बैन था, ठीक है, जो आपका ट्रेवल बैन था मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज से, वो आपने हटाया। ठीक है, इसके अलावा आपने और क्या किया सर, आपने अफगान और यूएस की, या तालिबान कह सकता हूं, इसकी डील को रिव्यू किया है। ठीक है, इसके अलावा सर आपने और क्या किया है, आपने डब्ल्यूएचओ को ज्वाइन किया है। इसके अलावा सर आपने और क्या किया है, आपने मैक्सिको जो वॉल बन रही थी, आपने उसे बंद करवाया है। समझ रहे हैं? इतने सारे इनिशिएटिव जो है, इसके अलावा बहुत सारे हैं सर, ये तो वो इनिशिएटिव जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे याद है, ये बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो कि जो बाइडेन साहब ले चुके हैं। क्लाइमेट चेंज, इलीगल माइग्रेंट का जो है 8 ईयर सिटीजनशिप प्लान बनाया है, ट्रेवल बैन को जो था मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज में वो हटाया है, अफगानिस्तान और जो यूएस की जो डील है उसको रिव्यू कर रहे हैं कि वहां से निकलना ठीक है या नहीं है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ को जो है उसको ज्वाइन किया है, मल्टीलेटरल संस्थाओं को ज्वाइन किया है, मैक्सिको को ज्वाइन किया है, प्लस एक ट्रीटी है सर, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि रशिया एंड यूएस के बीच में है, इसको रिन्यू करने का इच्छा जताई है किसने, यूएस ने। समझ रहे? इतने ये अच्छे फैसले कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं जो कि एक तरह से कह सकते हैं आप ट्रम्प के एंटी है, लेकिन किस तरह से सारी पॉलिसी जो है आपकी ये एंटी ट्रम्प है। ठीक है, ये जो सारी पॉलिसी हम देख रहे हैं ये आपकी एंटी ट्रम्प है, या कह सकते हैं जो काम ट्रम्प साहब ने किए हैं उनको ये साफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने ऐसा काम किया है जो कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनके कुछ इन कामों से अलग है, जो कि मिस्टर ट्रम्प की जो है पॉलिसीज को मैच करता है। क्या है? बाय अमेरिकन रूल। इन्होंने अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि आप जो है अमेरिका से ही जो रॉ मटेरियल है वो बाय कीजिए। ठीक है, अब जो लोग इकोनॉमी से वाकिफ करते हैं, अगर वहां की गवर्नमेंट रॉ मटेरियल यूएसए से ही बाई करेगी तो क्या होगा, वहां जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। सर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा सर, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। सर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगी सर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ, पूरी साइकिल है सर। देखिए फेडरल गवर्नमेंट से कहा गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने कि जो रॉ मटेरियल है आप कोशिश कीजिए कि आप कहां से खरीदें, कहां से खरीदें, इंडिजीनियसली खरीदें, हमारी फैक्ट्रियों से खरीदे, जिससे क्या होगा, वहां का प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा। सर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग उतनी होगी, और सर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां हमें लोग चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। हाँ कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी करती है, लेकिन लोग की रिक्वायरमेंट तो बनती है ना सर। अगर ज्यादा ऑर्डर होगा तो ज्यादा लोग चाहिए हमें, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा सर, लोगों की वेजेस बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेगी तो सर क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। सर प्रॉस्पेरिटी आएगी, एक सेकंड दीजिएगा सर, ये हैंग कर रहा है, एक मिनट ये सर, फुल फ्लो में थे सर हम, इसकी हैंग की वजह से पूरा खराब हो गया है, एक मिनट दीजिएगा, अभी ठीक हो जाएगा, एक मिनट दीजिए सर। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी सर। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी से क्या क्या आएगा सर, इकोनॉमी अच्छी होगी। अब सर दिक्कत क्या थी ना, दिक्कत ये थी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सर क्या हुआ, मैं कुछ लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, सारा तो इस आर्टिकल का सर यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है सर। ठीक है, ये क्या है, इसने क्या कहा था सर, एक मिनट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हैव बीन ऑन द डिक्लाइन, ये डिक्लाइन हो रही है सर, तो यहां इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओवर द लास्ट 2 decades, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज सोर्सिंग अब्रॉड वाज मोर इफेक्टिव बट आल्सो ड्यू टू ऑटोमेशन। ये ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम क्यों हो रही है, जॉब्स कम क्यों हो रही है, बेसिकली जॉब कम इसलिए हो रही है क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है, मतलब कि मशीनें काम कर रही हैं। बस कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि रॉ मटेरियल जो है बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है सर, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वादे किए थे, कुछ आंकड़े दिए हैं सर, ये नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे आंकड़े बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी जॉब आई क्या आया, ये यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि यूएस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वहां एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो रहा है। इसके दो वो है तर्क है, पहला तर्क है तो जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से मंगाते हैं, दूसरा क्या है, ऑटोमेशन आ गया है।
तो जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं उसको तो जो बाइडेन ने जो है काउंटर किया है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिससे कि फेडरल गवर्नमेंट से कहा गया है कि आप अपना रॉ मटेरियल जो है वो कहां से खरीदेंगे, इंडिजिनियसली हमारी कंपनियों से खरीदेंगे। जिससे क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका सुधरेगा और इकोनॉमी भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। समझ रहे हैं? इतना कुछ देखिए सर, इकोनॉमी में इतना कुछ आपका ज्वाइंट होता है, एक चीज से, एक फैसले से इतना कुछ आपका इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, अब इसका मेन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया क्या है सर? अब बहुत लोग कह रहे हैं ना सर, व्हाइल ऑर्डर विल इम्पैक्ट सीवल कंट्रीज दैट ट्रेड विद यूएस गवर्नमेंट, इंडियन मैन्युफैक्चरर आर नॉट लाइकली टू बी इम्पैक्टेड। इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है इम्पैक्ट नहीं होंगे इससे। सर क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? यूएस प्रोक्यूरमेंट is already very restricted for India because India is not part on any trade agreement with the US covering government procurement। ठीक है, होता क्या है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं। जो पब्लिक, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप रॉ मटेरियल जो है कहां से खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहां से खरीदेंगे, यूएस से खरीदेंगे। लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, समझ रहे हैं? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्या है, यूएस का जो गवर्नमेंट का हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि हम आपसे ये खरीदेंगे। ठीक है, हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बेसिकली किससे है, प्राइवेट प्लेयर से है, तो हम इससे बहुत मुश्किल से ही हार्डली इंपैक्ट होंगे इससे हम। ठीक है, यही लिखा हुआ है, देखिए यूएस स्टैट्स शो दैट इंडिया इज नॉट अमंग द टॉप 20 फॉरेन सप्लायर टू द यूएस प्रोक्यूरमेंट मार्केट। सिंपल है सर। ठीक है, तो इंडिया में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। वो लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट है यूएस फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोक्यूरमेंट के, उनको इसमें असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूज शायद हमने पूरी कर ली है। ये भी मैं न्यूज अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा सर, न्यूज। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसमें वही है कि दो आर्टिकल पॉलिटी के आते हैं, 72 और 161। तुमने तो जानते हैं 72 से क्या होता है, प्रेसिडेंट की जो है पार्डनिंग पावर्स होती है, और ये किसकी होती है, ये गवर्नर की होती है। सर 5 पार्डनिंग पावर्स होती है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं सर। 5 पार्डनिंग पावर्स होती है। पहली होती है पार्डनिंग, पार्डन। दूसरा क्या होता है सर, कम्यूटेशन। तीसरा क्या होता है, रेमिशन। सर चौथा क्या होता है, रिप्रीफ। और पांचवा क्या होता है सर, रेस्पाइट। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्रीफ, रेस्पाइट। पार्डन में सर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है पूरी की पूरी सजा को जो है माफ कर सकता है, चाहे वो डेथ पेनल्टी भी क्यों ना हो। समझ रहे हैं? तो पूरी की पूरी सजा को जो है प्रेसिडेंट माफ कर सकता है इसमें, पार्डन में। सर कम्यूटेशन में क्या है ना सर, कम्यूटेशन में जो भयंकर सजा है उसे कम कर सकता है। मानो मैं कह रहा हूं इसको मिला है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कह रहा हूं मैं, जैसे पहले राजाओं के जमाने में होता था, मान लेते हैं एग्जांपल देता हूं सर, आपको मजा आएगा। तो मानिए राजा ने कहा है कि इस सैनिक को जो है आरोपी है, इसे दंड मिलेगा, इसको 5 साल की सजा मिलेगी और इसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। समझ रहे हैं? राजा कहता है कि इस सैनिक को 5 साल की सजा मिलेगी और उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 कोड़े। अब अगर वो राजा के पास कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करता है तो राजा कहेगा ठीक है भाई, जो इसकी सजा है उसे थोड़ा सा कम कर दो, इतनी हार्ड मत करो, इतनी हार्ड मत करो, ऐसा करो कि इसको कर दो कि सजा उतनी रहेगी, कोड़े हटा दो, जो कोड़े लगेंगे कोड़े, इसके कोड़े हटा दो। समझ रहे हैं? मतलब सजा का जो हार्डनेस है वो कम हो जा रही है, थोड़ी हल्की हो जा रही है। अगर डेथ पेनल्टी है, डेथ से आप ले आएंगे लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो नेचर ऑफ जो पनिशमेंट है वो थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, तीसरा है सर रमिशन। ये कुछ नहीं है सर, सेंटेंस जो कम कर रहे हैं। अगर 5 साल का है तो 3 साल हो गया एग्जाम्पल के लिए, 15 साल का है तो 10 साल का हो गया। ये सिर्फ सेंटेंस कम कर रहा है। सर रिप्राइव जो है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हम देते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, हैंडीकैप हो गए, उनके केस में। और रेस्पाइट क्या है ना सर, प्रेसिडेंट स्टे लगा देगा। क्यों लगाएगा स्टे? जिससे कि प्रेसिडेंट के पास A5 के लिए अपील कर सके। स्टे लगाएगा आपकी किसमें, फांसी में, जिससे कि आप इन 5 में कहीं अपील कर सके। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं सर, जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। गवर्नर की भी सारी पावर सेम होती है, सिर्फ 2 डिफरेंस है। प्रेसिडेंट जो है कोर्ट मार्शल में भी इंटरफेयर कर सकता है। सेकंड, जो प्रेसिडेंट है डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है। 2 डिफरेंस है। प्रेसिडेंट जो है कोर्ट मार्शल में भी आपका क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है आपका कोर्ट मार्शल में भी ये अपने जो पार्डनिंग पावर्स है इनका यूज कर सकता है, वेरिन डेथ पेनल्टी को भी वो पूरा का पूरा पार्डन कर सकता है। गवर्नर ये दोनों चीजें नहीं कर सकता, इसके अलावा सब कुछ सेम है। अब अगर आप ये न्यूज पढ़ेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा सर।
जो कि आपके बेसिक्स जो है यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। ये सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है, ठीक है। अभी इसमें मोदी जी नहीं आए हैं सर, ठीक है। अब मैंने एक न्यूज खोली थी आपकी, एक मिनट रुकिएगा, एक न्यूज मैंने खोली थी सर आपकी, ये थी, ठीक है, ये न्यूज आपकी डीएनए से ली थी सर हमने, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट गूगल भी खोली थी मैंने, मुझे एक मिनट दीजिएगा, टाइम पे सर खुलती नहीं है सर न्यूज। हाँ खुल गई सर, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका, ये छोटी सी न्यूज है, अभी ये बनी नहीं है। वर्चुअल डेवोस समिट 2021 टू बिगिन फ्रॉम टुडे, ये शुरू हो गया था सर, ठीक है। अब क्या है, इसमें बहुत सारे बड़े लीडर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीएम मोदी, जिनपिंग एंड अमंग लिस्टेड स्पीकर्स, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो अपनी स्पीच देंगे सर, तो मोदी जी जो अपनी स्पीच देंगे वो कब देंगे सर, वो देंगे थर्सडे को, ठीक है। मोदी जी की स्पीच जो आएगी थर्सडे को आएगी, देखिए दिखा हुआ, देखिए मोदी जी की जो स्पीच आएगी वो थर्सडे को आएगी। अभी तक जो है हमारे पास जो बड़े लोग, बड़े जो स्पीकर्स हैं, जो बड़े हेड ऑफ द स्टेट है या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनमें से एक ही की स्पीच आई है, वो आई है जिनपिंग जी की, ठीक है। तो बाकी पढ़ लीजिए, 6 days ऑनलाइन डेवोस एजेंडा समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सेट टू बिगिन ऑन फ्रॉम टुडे। Prime Minister Narendra Modi and Chinese Premier Xi Jinping will be among the top world leaders who will participate in the event. The World Economic Forum said there will be 15 special addresses from G20 head of the state and government and international organizations during the summit from 24 to 29. ये इसकी समिट होने वाली है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर हिज एड्रेस ऑन ट्यूसडे, थर्सडे बेसिकली, ठीक है। तो सर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज क्या थी सर, न्यूज में आता हूं सर मैं। जिनपिंग जी ने सर क्या कहा है, मैं इसका आपको सारांश एक बता देता हूं कि सॉरी, कि जिनपिंग जी ने क्या कहा है। इन्होंने सर ये कहा है कि एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है, ठीक है। इन्होंने बात की है नई कोल्ड वॉर की, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे जो है हम एफिशिएंटली डील नहीं कर पाएंगे, किससे, पेंडेमिक से, ठीक है। इन शॉर्ट इन्होंने सिर्फ ये बात कही है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं सर चाइना डबल फेस दिखाता है, एक तरफ तो ये इंडिया से दोनों फ्रंट पे लड़ रहा है। अभी आप ये परसों की न्यूज है, अभी आज की न्यूज इसमें आने वाली है आपकी, कि जो आपका एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं थी सर, मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, पर नॉर्थ सिक्किम में जो है, नाकुला में जो है, नॉर्थ सिक्किम में जो नाकुला है, बेसिकली सिक्किम में 3 जो आपके क्लासेस होते हैं, ठीक है। एक नाथुला है, एक जीलीपला है, और तीसरा है नाकुला। नाथुला, जीलीपला और नाकुला। तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थन सिक्किम में जो नाकुला पास है, वहां की बात कर रहे हैं। जो नाकुला पास है वहां पर जो है एक छोटी सी झड़प हुई थी हमारे और चाइनीज आर्मी के बीच में, बट कमांडर्स ने उसको रिजॉल्व कर दिया है। तो समझिए सर, कहीं ना कहीं चाइना हमने हर फ्रंट में हमसे लड़ाई कर रहा है। आप ले लीजिए हमारा नॉर्थन फ्रंट ले लीजिए, ऊपर लद्दाख के आसपास था। फिर आप अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए सर, जहां पर वो अपने विलेजेस बिल्ड कर रहा है। ये न्यूज में परसों पड़ी थी, अरुणाचल को सेक्टर है जो अरुणाचल का आपका, जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, वहां पर जो है वो पूरा आपका ड्रॉ कर रहा है। क्या कर रहा है, ड्रॉ अपने जो विलेजेस हैं उसको ड्रॉ कर रहा है। और लद्दाख के ऊपर जो ऐसी एरिया है जहां पर हम नहीं जाते और जहां पर हमारे जो हर्डमैन है या जो बकरी चराते हैं वो भी नहीं जा रहे हैं, वहां पर चाइना की बैकर्स दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा अभी ये देख लीजिए कि ये तो आपका हो ही गया, तो चाइना बेसिकली हमसे हर फ्रंट में लड़ाई कर रहा है सर। अभी सिक्किम में भी क्लैश हो गया। तो देखिए हर फ्रंट में चाइना हमसे जो है लड़ाई तो नहीं, एक तरह से फेस ऑफ तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर फ्रंट में वो डिस्टर्बेंस या अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर आके वो बात करता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस की। तो सर ये दोहिया चीज है, ये दो तरफ की चीज है जो कि चाइना बता रहा है, तो ये बहुत गलत है। बाकी क्या कहा है ये सुन लेते हैं। मिस्टर जिनपिंग वांट्स टू पोजीशन चाइना एज अ की प्लेयर इन मल्टीलैटरल वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए क्या इसने कहा है, एक सेकंड रुकिएगा। इसलिए कहा कंसल्टेशन जो होती है इट विल ऑलवेज लीड टू डेड एंड। जो कंसल्टेशन होती है उससे डेड एंड भी होगा। तो हमें कंफ्रंटेशन नहीं करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि हम पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक में अच्छी तरह एक दूसरे का सहयोग कर पाए। इसके अलावा इन्होंने अपने चाइना के बारे में बात की थी कि चाइना ने प्लेज किया था क्लाइमेट को लेकर कि हम अपना कार्बन इमिशन जो है 65% कम करेंगे, कब तक, 2030 तक। और कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे कब तक, 2060 तक। तो याद रखिएगा सर, डेटा के तौर पर सही है कि चाइना ने जो अपना कमिटमेंट दिया था पेरिस में, वो ये दिया था कि हम 65% इमिशन जो है 2030 तक वो कम कर देंगे, और अराउंड 65% जो है हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे कब तक, 2060 तक, ठीक है। तो बहुत टाइम है सर इसमें भी, ठीक है, ये तो बहुत टाइम है सर अभी। इसके अलावा सर क्या है, कुछ और बात कही है
चाइना ने कहा है कि बिलीव दैट व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी आर एट स्टेक, चाइना मस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड टेक एक्शन एंड गेट द जॉब डन। सर बढ़िया बातें हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बातें हैं सर, और मैं इंडिविजुअली इन बातों में बिल्कुल जो है विश्वास नहीं करता। मेरे लिए चाइना ने जो भी यहाँ कहा वो मेरे लिए कोई मायने रखता नहीं है सर। अगर ऐसा है, अगर ये बातें सच हैं सर, आप बताइए अगर ये बातें सच हैं तो साउथ चाइना सी में चाइना ताइवान को परेशान क्यों कर रहा है? सेकंड, अगर ये सच है तो चाइना हांगकांग पे एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ क्यों लेके आया है? अगर ये बात सच है तो चाइना हमारे फ्रंट पे अराजकता क्यों फैला रहा है? अगर ये सच है, अगर आपको इतना ही पीस में आप बिलीव करते हैं तो ये सब क्यों? ये मतलब एज एन लाइक डबल फेस चीजें हैं सर, ठीक है, ये सब गलत है या आप कह सकते हैं डबल फेस चीजें हैं, और चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट के तौर पे आगे बढ़ रहा है सर। और मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया एक एशिया में एक पावर है, आप कह सकते हैं आफ्टर चाइना इंडिया में इंडिया जो है एशिया का पावर है या एशिया का लीडर है, तो इंडिया को अपने जैसी कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट सोच को हटाए तो। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, एक स्पेशल सेशन भी होगा डावोस का। डावोस का सर जो है एनुअल सेशन जो होता है वो आपका होता है कहाँ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, सॉरी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एक मिनट दीजिएगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल सेशन होता है वो होता है डावोस में, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल सेशन आपका कहाँ होगा सर? वो सिंगापुर में होगा। सिंगापुर में सर क्यों होगा? इससे कुछ बातें हैं, क्योंकि जो स्टेट है, सिंगापुर का स्टेट है, उसने अभी तक सिर्फ 29 कोविड डेथ्स देखी है, समझ रहे हैं? तो अभी तो सर ये सेशन जो है तो वर्चुअल हो रहा है, लेकिन जब वो मिलेंगे तो प्रेफर कर रहे हैं कि हम स्पेशल सेशन लेंगे, अपना कप मई में लेंगे और हम मिलेंगे सिंगापुर में, क्योंकि वो जो स्टेट है उसने सिर्फ 29 कोविड डेथ्स जो है वो देखी है, तो सेफ्टी के मतलब से भी ठीक है। और सेकंड इसके हिसाब से, और सेकंड जो हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है एशिया जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एग्जाम्पल लिए चाइना का, चाइना 2.3% जो है ग्रो कर रहा है, समझ रहे हैं? सारी हर एक इकोनॉमी जो है, हर एक इकोनॉमी है जो डाउनफॉल में है, नेगेटिव में है, वेयर चाइना जो है 2.3 जो है पॉजिटिव में लास्ट ईयर ग्रो किया है। इसका मतलब समझिए चाइना इज ऑन अ वे टू बिकम द इकोनॉमिक पावर ऑफ द कंट्री। और पहले ये एस्टिमेट्स था, ठीक है, कि 2030 तक चाइना यूएस की इकोनॉमी के साथ में मैच करेगा, लेकिन अभी ये एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि 2 साल पहले अराउंड 2028 तक ही चाइना यूएसए की इकोनॉमी को मैच कर लेगा। ये एनालिसिस है, प्रिडिक्टेड है, ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है, ठीक है। 2.3 चाइना ग्रो किया है, और जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि 2028 तक चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी के बराबर आ जाएगी। ये पहले पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी इसका एक स्पेशल सेशन होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, हर साल ये डावोस में होता है, ठीक है, एनुअल बेसिस पे। लेकिन अभी जो है एक स्पेशल सेशन होगा, इसका कहां पर होगा? मई में होगा सिंगापुर में, क्योंकि वहां पर बहुत सारी कम डेथ हुई है। और उसका दूसरा रीजन क्या है कि एशिया जो है एक तरह से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, तो इसलिए भी वहां पर सेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा चाइना ने अपना डबल फेस मास्क जो है, जैसे डबल फेस जो है दिखाया है, अपना पीस का मास्क पहना है। तो जो उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया है सर, और जो जो मेरी बात से सहमत करते हैं मुझे प्लीज कमेंट बताइएगा। चलिए, सर ये भी एक अच्छी न्यूज है, ठीक है। आप समझिए लॉ कमीशन जो है हमारा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट संस्था है हमारी, वो उसकी जो सीट्स है वो वैकेंट है, समझ रहे? मतलब कि 21st लॉ कमीशन जो हमारा था अंडर द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज BS चौहान, उनका टेन्योर जो था 2018 में खत्म हो गया था, ठीक है, समझ रहे हैं? और क्या है, तब से जो है नया जो है अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस शरद बोबडे issued notice on a petition filed by advocate A.K. उपाध्याय to direct the government to make the appointment। तो एक पिटिशन आई थी, उपाध्याय जी ने पिटिशन डाली है, और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि अपॉइंटमेंट कीजिए। इफ नॉट अल्टरनेटिवली, मिस्टर उपाध्याय ने सजेस्ट किया है, जो पिटिशनर है सजेस्ट किया है, the court itself as the custodian of the constitution and protector of the fundamental rights could use its constitutional power to appoint the chairperson and the member and declare the commission a statutory body। अगर सरकार नहीं कर रही है तो कोर्ट को आगे आना चाहिए, सिंस जो सुप्रीम कोर्ट है इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा वो है कस्टोडियन है, या कह सकते हैं प्रोटेक्टर है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे आगे बढ़ के अपॉइंटमेंट करना चाहिए इसका चेयरपर्सन का एंड मेंबर का, और इस मिशन कमीशन को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर करना चाहिए, समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है सर, कहीं ना कहीं से इंस्टीट्यूशंस की, देखिए वही बात होती है सर, इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर जो है साख, या हम कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी, ये कम हो रही है।
और अगर इंस्टीट्यूशन सर वीक हो जाएंगे देन डेमोक्रेसी जो है वो भी ऑटोमेटिकली सर वीक ही होगी। समझ रहे हैं? ये इन तीनों का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है हमारे पास न्यूज सर? ये देखिए एक ड्रैकोनियन लॉ जो मैं सोचता हूं जो यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी, जिस समय जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे जो है हमारे हित में थे, उस टाइम में एक लॉ आया था जिससे कि आई गेस बहुत लोग खुश भी हुए थे। वो लॉ था आपका, लॉ था उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डर 2020, ऑर्डिनेंस 2020। कुछ नहीं है सर, इसमें ये कहा है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है सर, वैसे बेसिकली इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, बट ये कहा है कि अगर आपको शादी करनी है तो आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा डीएम साहब को 2 महीने पहले, और डीएम साहब जो है आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया था डीएम को 2 महीने पहले एडवांस नोटिस दो। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया था कि सोल पर्पस ऑफ मैरिज तो ये डिक्लेयर हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, किसी को आप वो कर रहे हो, बहला फुसलाई कर रहे हो, तो आपको जेल टर्म भी हो सकता है। समझ रहे? तो ये बड़ा ही ड्रैकोनियन कानून था। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो पास हुआ था, अभी इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में जो है याचिका फाइल हुई थी। ठीक है, और योगी की सरकार, योगी जी की सरकार ने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट भेजिए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है, और अभी जो है फरवरी 2 को जो है इसकी दोबारा से हेयरिंग होनी है, कहां पर? हाई कोर्ट में। ठीक है, और सर समझिए ये जो पेटिशनर्स हैं जिन्होंने ये किया है, ये सही कह रहे हैं सर। देखिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी इतने ऑर्डर आप देख चुके हैं, जो पेपर रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं, इतने ऑर्डर देख चुके हैं सर। जो एडल्ट है दे हैव द राइट टू चूज द पार्टनर्स। सिंपल सी बात है सर, किसी को भी समझ में आनी चाहिए। मैं एडल्ट हूं, कोई अगर एडल्ट है 18 से ऊपर है तो सर उसका भी कुछ फ्रीडम है, उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये संविधान कहता है कि उस बंदे की भी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप उसकी इंडिविजुअल चॉइस में हस्तक्षेप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उस पर आप बाधा प्रोवाइड कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये कानून एक तरह से बाधा ही प्रोवाइड कर रहा है, और ये मेरे हिसाब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर आए हुए हैं। और बाकी इस न्यूज पे मेरी बहुत नजर रहेगी सर, जैसी इसकी हियरिंग टैप 2 को होती है, फाइनल हियरिंग, मैं आपको इसके बारे में पक्का बताऊंगा, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये लॉ में क्या क्या कानून है, पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा सर। बाकी अभी जो है मैं इसकी हियरिंग में ध्यान रख रहा हूं। पेटिशन फाइल हुई, हाई कोर्ट में थी, जो है हमारे स्टेट ने कहा कि भाई इसको सुप्रीम कोर्ट को दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको पेटिशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, ये स्टेट जो है हाई कोर्ट ही करेगी। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि हम F2 को दोबारा सबमिट मिलेंगे और इसकी एक फाइनल हियरिंग करेंगे। अब पेटिशन का मतलब क्या है कहने का है? इन्होंने कहा है सर, ये जो क्या करता है ना, ये बेसिकली वॉयलेट करता है चूज टू ऑप्ट फॉर अ वे ऑफ लाइफ, बेसिकली यही कर रहा है सर। देखिए नॉर्मल सी बातें हैं, मैं तो उसको पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा हूँ। आप हैं सर, आप एडल्ट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, आप किसी में भी है सर, आपका कुछ इंडिविजुअल फ्रीडम है, बिल्कुल है सर। आपका इंडिविजुअल फ्रीडम है, यू हैव द राइट टू चूज योर ओन पार्टनर्स ओनली इफ यू आर एन एडल्ट। ठीक है, तो सर ये देखिए जानना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कोर्ट के डिफरेंट ऑर्डर्स में भी ये आया है कि दो लोग अगर एडल्ट हैं तो दे हैव द राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर। और इसके ऊपर कुछ हमारे एक्ट भी हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है आपका। ठीक है, तो जैसे इसका डिसीजन आता है सर इस पूरे कानून के ऊपर प्लस स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर, मैं पूरी की पूरी एक वीडियो लाने वाला हूं, तो आप प्लीज अपडेट रहिएगा। ठीक है, चलिए बाकी अभी क्या है मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक ही देख लेते हैं सर, इसमें क्या है। अभी ऑलरेडी हमारे पास 2 वैक्सीन चल रही हैं सर, एक चल रही है कोविशील्ड, एक चल रही है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है आप जानते हैं किसने बनाई है? एस्ट्राजेनेका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। कोविशील्ड बनाई है हमारी किसने? भारत बायोटेक ने। अब मॉडर्ना जो है सर, मॉडर्ना को भी हम इंडिया में लाने वाले हैं, और इसका ट्रायल कौन करेगा सर? इसका ट्रायल करेंगे टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक, इसका ट्रायल करने वाले हैं मॉडर्ना का। मॉडर्ना जो है हम 2% 2 डिग्री -2 डिग्री में हमें स्टोर करनी पड़ती है, और इसकी एफिकेसी जो है 90% से ऊपर है। ठीक है, तो बाकी ट्रायल होने देते हैं सर, फिर देखते हैं क्या होता है मॉडर्ना का। अभी फिलहाल 2 ही वैक्सीन जो है रोल आउट हो रही है, एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को लेके कहीं ना कहीं लोगों के मन में बाधाएं थी कि इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जो है वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा है, जो ग्लिचेस थे आपकी कोविड में वो भी हट चुके हैं, अपग्रेड हो गई है, और सेकंड फेजेस जो हमारे कोवैक्सीन है वो अभी जो है गति पकड़ रहा है। चलिए कितनी न्यूज बची है सर? 3 न्यूज बची है सर। ठीक है, ये देखते हैं। ये सर न्यूज क्या है, एक सेकंड रुकिएगा सर। सर ये न्यूज क्या है? ये न्यूज कुछ भी नहीं है सर,
ये न्यूज नॉर्मल है। इस न्यूज में क्या बताया गया है सर? ग्रीन टैक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा, मतलब कह सकता हूं मैं इसको लेके बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन टैक्स। ये बेसिकली क्या है ना, ये उन व्हीकल्स में है जो 15 साल से पुरानी हो गई है। ये बेसिकली उन व्हीकल्स में है जो 15 साल से पुरानी हो गई है। ठीक है, अब सर इसके फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? ठीक है समझिए सर, इससे क्या क्या होगा ना, पहले तो सर पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा सर, ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन जो है कम हो जाएगा। लोग क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। क्यों सर मोटिवेट क्यों होंगे? इको फ्रेंडली चीजों का यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, मोटिवेट होंगे सर लोग इससे। ठीक है, इससे क्या होगा सर ना, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं या एनवायरमेंट कह सकते हैं वो सुधरेगा। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम करने के लिए हमने ग्रीन टैक्स जो है इसको लेके आए हैं, और लोगों को ये इंकरेज भी करेगा कि भाई टैक्स लग रहा है, ऐसा अच्छा ऐसा है कि गाड़ी खरीद लेते नहीं, जिससे कि टैक्स जो है, जिससे कि आप कह सकते हैं गाड़ी नहीं ले लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारे पास टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, थोड़ा कानून सा आया है। ठीक है, अभी जो है इफेक्टिव अभी नहीं हुआ है, इफेक्टिव ही होगा 2022 से 1 अप्रैल से। अभी इसमें है क्या, पहले तो सर इसमें दो चीजें बात कही है, एक न्यू स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स की बात की गई है। ठीक है, और दूसरा ये किया गया है, ओनर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल विल हैव टू पे द गवर्नमेंट अ ग्रीन टैक्स एज अ पेनल्टी फॉर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। समझ रहे हैं? जो ओनर्स हैं ओल्ड व्हीकल्स के, उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, जिससे कि वो एनवायरनमेंट को जो है गंदा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और वो टैक्स बढ़ता रहेगा जितनी बड़ी सिटी में आप जाएंगे। ठीक है, जिसके पास भी पुरानी गाड़ी है भाई, वो ध्यान रखे, गवर्नमेंट आपको टैक्स लगाएगी। और अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जो बड़ा शहर है, तो वहां आपका टैक्स जो है बढ़ेगा। ठीक है, ये जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, इन्होंने नितिन गडकरी साहब ने जो है इसको प्रपोज किया है। ठीक है, अब जो पर्सनल व्हीकल्स हैं विल बी चार्ज एट टैक्स एट अ टाइम ऑफ रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन आफ्टर 15 ईयर्स। 15 साल के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाते हैं तो एक टैक्स आपको लगेगा। ये डिफर करता है सर, पेट्रोल और डीजल गाड़ी में डिफर करेगा। ठीक है, और ये प्रपोजल जो है अभी स्टेट के पास जाएगा कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, 10 to 15% of road tax लगेगा on transport vehicles older than 8 years at the time of renewal of fitness certificate। तो हमें दो चीजें पढ़नी है सर, जो पर्सनल व्हीकल है, मैं पीवी लिख रहा हूं, जो पर्सनल व्हीकल है उसमें लगेगा आपका कब, जो 15 साल से पुरानी है उनमें लगेगा टैक्स आपका ग्रीन टैक्स। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, जो 1 साल से पुरानी है उन पे लगेगा रोड टैक्स कितना, मतलब उन पे लगेगा 10 to 25% जो रोड टैक्स होता है वो लगेगा उनपे, जब वो सर्टिफिकेट को जो है रिन्यू करवाने जाएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइवेट व्हीकल की, और हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल जो है अगर 15 साल से पुरानी हो चुकी है और आप उसका जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं आफ्टर 15 ईयर्स, तो आप पे एक टैक्स लगेगा। ये आप समझिए, डिपेंड करता है, डिफर करता है गाड़ी कौन सी है, पेट्रोल या डीजल। इसके अलावा जो है 10 to 25% रोड टैक्स होगा आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, जो कि 8 साल से पुरानी है। समझ रहे हैं? इसके अलावा सर एक चीज और है जो है स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स। स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स क्या है सर, ये कुछ नहीं है, ये एक स्कीम है। इसमें से जो गवर्नमेंट पीएसयू के पास जो व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, जो कि 15 साल से पुरानी हो गई है। सर इससे कुछ नहीं होगा, गाड़ी सस्ती हो जाएंगी। गाड़ी सर सस्ती कैसे होंगी आप समझिए, आप व्हीकल को स्क्रैप कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल उसका कबाड़ा बना रहे हैं, उससे क्या होगा, जो उसके पार्ट्स हैं वो हम सस्ते में बेच पाएंगे, या रिसाइकिल, उसके पार्ट्स जो है वो रिसाइकिल हो पाएंगे। अगर उसके पार्ट्स रिसाइकिल होंगे तो गाड़ियों का रेट जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी अभी ये पॉलिसी नहीं आई है, ये आपकी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। अभी ये डिफरेंट स्टेट्स के पास भेजी गई है उनके व्यूज लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो ग्रीन टैक्स क्या है, आई गेस आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सर ये एक न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए, हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है सर। हम सेरो टेस्ट करते हैं, सेरो टेस्ट सर क्या होता है, जिसमें कि हम एंटीबॉडी चेक करते हैं, ठीक है, लोगों के पास कि उनके पास कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी कितनी आ गई है। हमने दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट में जो है टेस्ट किया, कुछ लोगों पे अराउंड 25,000 जो है 25,000 लोगों पे टेस्ट किया, और हमने पाया 50 to 60% के पास जो है एंटीबॉडी आ गई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि आधे से ऊपर जो लोग हैं उनके पास एंटीबॉडी आ गई है। इसका मतलब ये है वो ऑलरेडी पहले कोरोना से प्रभावित हुए थे, अब कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए उनके अंदर एंटीबॉडी आ गई है। तो अगर अभी कोई कोरोना का जो पेशेंट है उनके सामने से जाएगा तो उन्हें कोरोना नहीं होगा, ऐसा स्टडी कहती है सर। इसका मतलब यही नहीं है कि आप
ढील देंगे या बिल्कुल मजे में निकल जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक स्टडी है सर। और समझिए सर, आप खुद समझिए 145 करोड़ की जनता को क्या वैक्सीन देना पॉसिबल है? आई कैन टेल यू वन थिंग सर, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो लोग नहीं जानते हैं, समझिए 145 करोड़ की ऊपर से 145 करोड़ नंबर जो है अप्रॉक्स है, इतनी जनता को वैक्सीन देना, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है सर, सालों लग जाएंगे, सालों। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक कंट्री, मानिए हमारा एक सेक्शन पूरा देश है, इस देश के अंदर हम इस सेक्शन को जो है वैक्सीन प्रोवाइड कर देंगे और बाकी में क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। समझ रहे? ये है गवर्नमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम 145 करोड़ को अगर वैक्सीनेशन देंगे सर, तो समझिए 145 करोड़ को अगर हम वैक्सीनेशन देंगे तो उससे क्या होगा सर, उनको देना सालों लग जाएंगे सर। दो तरीके हैं, या तो हम इतनी जनता को जो है वैक्सीन दे दें तो इन लोगों से इनको कोरोना नहीं फैलेगा और इनको ठीक कर देंगे, या फिर क्या है सर, हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की। इन लोगों को भी क्या हो जाएगा सर, इनको वैक्सीन लग चुकी है तो इन पे हो गई है हर्ड इम्यूनिटी, अब इन्हें कोरोना नहीं हो सकता, तो बाकी को हम ट्रीट कर सकते हैं। और इनमें से भी कितने लोग ऑलरेडी कोरोना से प्रभावित होकर ठीक हो चुके हैं, तो आधे तो वैसे ही ठीक हो चुके हैं, समझ रहे? तो जितना जितना एरिया कम हो जाएगा, उतना उतना हमारे लिए कोरोना को यहाँ से इरेडिकेट करना आसान हो जाएगा। तो ये है हर्ड इम्यूनिटी सेरो टेस्ट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सर। इसमें एक न्यूज थी सर, वो यहाँ पर नहीं है, मैं मुंह से ही बोल देता हूँ सर। स्टेट ने क्या किया है सर, स्टेट ने क्या किया है सर, जीएसटी जो ड्यूज थे, ठीक है, वो पे किया है कितना, 78,000 करोड़ पे कर दिया है टोटल। ठीक है, आउट ऑफ, एक मिनट दीजिएगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए और ये आखिरी न्यूज है सर, इसके बाद मैं क्लास को ऑफ करूंगा। ठीक है, मतलब 1 लाख करोड़ टोटल प्रपोजल था 1.1 लाख करोड़ टैक्स देने का, उसमें से इस साल कितना दे दिया सेंटर ने सर जीएसटी कंपनसेशन, 78,000 करोड़ दे दिया है, बाकी बचा हुआ अगले साल देंगे। इसकी कहानी क्या है सर, एक बार इसकी कहानी देख लेते हैं। इस साल का एस्टीमेट था 3 लाख करोड़ का, क्या, जीएसटी कंपनसेशन, कि 3 लाख करोड़ जीएसटी कंपनसेशन जो है हम आएगा और हम लोगों को देंगे। ठीक है, इसमें से आकांक्षाएं ये थी कि 65,000 करोड़ ही हम इकट्ठा कर पाएंगे, बाकी 2.3 लाख करोड़ जो है, लाख करोड़ हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये तो अपने लॉस हो रहा है, ये हमारी वजह से नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, और हम आपको इतना ही दे पाएंगे। अब क्या है कि स्टेट ने कहा भाई कहीं जो जीएसटी कंपनसेशन जो आपका बिल था 2017 के आसपास का, उसमें कहीं आपने एक्ट ऑफ गॉड का क्लॉज नहीं डाला है, आपने सिर्फ ये डाला है कि अगर कहीं जीएसटी जो स्टेट का जीएसटी रेवेन्यू में अगर कोई कमी आती है तो वो कौन देगा, वो सेंटर देगा। ठीक है सर, मुद्दा भिड़ गया। सेंटर ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा कीजिए, आप जो है 65,000 करोड़ जो है बैंक से ले लीजिए, हम आपको इजी लोन दिलवा देंगे, हम आपको इजी लोन दिलवाएंगे, आसान से दिलवाएंगे, आसानी से दिलवाएंगे, और प्लस ये रीपे जो है वो हम करेंगे। कब करेंगे, जब जीएसटी कंपनसेशन जो है 2022 के बाद जो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद जो आपका जीएसटी कंपनसेशन जो हमारा फंड है जो सेस की वजह से आता है, उससे हम इसको रीपे कर देंगे। टेक्निकल में नहीं जाते हैं, स्टेट ने कहा, सेंटर ने कहा स्टेट से, भाई तुम्हें बोरो करवाते हैं हम और इसको रीपे हम कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में, बोरो आप करो, रीपे हम कर देंगे। कौन कहता है, सेंटर कहता है। वरना दूसरा ऑप्शन दिया, या फिर ऐसा करो, ये पूरा ही तुम जो है उठाओ मार्केट से, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और इसको रीपे भी आप ही करोगे, रीपे भी आप ही करोगे। समझ रहे? सेंटर के पास, मतलब स्टेट के पास दो ऑप्शन थे, या तो आप 65,000 जो है करोड़ जो है 65,000 करोड़ जो है वो आप ले लीजिए, हम आपको इजी लोन दिलवाएंगे आरबीआई से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रीपे इसको हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं बात, तो ये पूरा का पूरा जो है आप उठाइए, इसमें हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर ये दो ऑप्शन थे। अब सेंटर ने थोड़ा लालच आगे बढ़ाया और कहा सर 65,000 से ज्यादा जो है जीएसटी आने की संभावना है, और वो है 1.1 लाख करोड़, इतना अमाउंट बढ़ा दिया। और स्टेट के जो है प्रोटेस्ट के बाद सेंटर ने कहा ठीक है भाई, ये अमाउंट जो है हम बोरो करेंगे, 1.1 लाख हम बोरो करेंगे और हम बांटेंगे आपको। ठीक है, 1.1 लाख करोड़ जो है, जो कि इस बार जीएसटी आने वाला है, ये हम लेंगे और हम आपको बांटेंगे। तो ये पूरा मुद्दा खत्म ही हो गया। और इस साल जो जीएसटी कंपनसेशन जो पे करना है, वो करना है 1.1 लाख करोड़, जो कि सेंटर लेगा मार्केट से, और किसे देगा, स्टेट्स को देगा। इसमें से जो है 78,000 करोड़ स्टेट्स को अभी मिल चुका है, बाकी जो है आगे मिलेगा। आई गेस न्यूज पूरी हो गई सर। क्या है इसकी हिस्ट्री, थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। 3 लाख करोड़ की आशंका थी जीएसटी कंपनसेशन में, लेकिन उम्मीद
जो थी वो ये थी। अब कोविड आ गया तो बाद में डिसाइड हुआ कि भाई इस साल तो हम सिर्फ 65,000 करोड़ जो है वही इकट्ठा कर पाएंगे यार, और हमें लॉस हो जाएगा 2.35 लाख करोड़ का, और इतना हमें लॉस हो जाएगा। और ये हमारी गलती नहीं है, सेंटर कहता है ये हमारी गलती नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, पेंडेमिक आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सर जीएसटी कंपनसेशन का जो बिल था उसमें कहीं एक्ट ऑफ गॉड का तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो विवाद छिड़ गया, बहुत टाइम तक, महीनों तक विवाद चला इन दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। बाद में स्टेट जो है उनको बात माननी ही पड़ी, सिंस उनके पास जो है फंड खत्म हो रहे थे, उनको बात माननी पड़ी। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, ये 65,000 करोड़ जो है सेंटर आप ले लीजिए। सेंटर कहता है आप पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है ये 65,000 करोड़ आप जो है इंडिविजुअली आप जो है, मतलब जो इतना अमाउंट है ये आप जो है लोन लेंगे, आपको इजी लोन हम दिलवाएंगे, हमारी गारंटी है, और प्लस इसको रीपे भी हम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। कौन कहता है? सेंटर कहता है। अगर आप ये ऑप्शन नहीं मानते हैं तो सेंटर कहता है सर ये ऐसा करो, फिर इसके अलावा ये पूरा का पूरा अगर आपको चाहिए तो इसको आप मार्केट से उठाओ, हम कोई रीपे नहीं कर रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं है, हम आपको कोई इजी लोन नहीं दिलवाएंगे, हम आपका कुछ गारंटी नहीं बनेंगे, ये आप अपने मन से उठाओगे। ऑप्शन आ गया। फिर हम स्टेट जो है, कुछ टाइम बाद सेंटर ने स्टेट को लुभाने के लिए ये अमाउंट जो है 1.1 लाख करोड़ कर दिया, इतना जीएसटी हम आपको दे पाएंगे। और स्टेट के बार बार प्रोटेस्ट के बाद सेंटर ने कहा ठीक है यार, आप जो कहते हो आपकी बात हम मानते हैं, ये 1.1 लाख करोड़ जो है हम मार्केट से उठाएंगे, आपको बांटेंगे, ठीक है। अब उसमें से जो है 78,000 करोड़ स्टेट जो है बांट चुका है, सेंटर जो है स्टेट्स को बांट चुका है। चलिए सर, दिस इज ऑल फॉर टुडे सर। एक्चुअली आज न्यूज थोड़ी जल्दी में हुई है सर, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं क्लास आपके लेके आया हूँ, ठीक है। बाकी आई होप न्यूज तो हमने की है, अप्रोक्सीमेटली सारी न्यूज ही की है, एक आध न्यूज छुट्टी है वो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, एज ऑफ नाउ टेक केयर, गुड नाइट, स्लीप वेल सर, थैंक यू, एंड अगेन विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे, थैंक यू।